जहां एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, वहीं एनडीए में कलह भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। मोदी के राज ठाकरे को दिए समर्थन के बाद से शिवसेना बीजेपी से खफा है, तो वहीं प्रकाश सिंह बादल ने जेटली की तरफदारी कर एक नई बहस को जन्म भी दे दिया है। एनडीए में सभी दल एक सूत्री कार्यक्रम पर चल रहे हैं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। एके वाजपेयी जी हैं, एलजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से जुड़ेंगे राकेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ ही करना चाहूंगा। राकेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जो फजीहत अब देखने को मिल रही है, अपने रूठते हुए नजर आ रहे हैं, उनको किस तरह से मनाया जाएगा? यह स्थिति आखिर क्यों बन रही? चले, शायद संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन एक बार फिर से शिवसेना ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सामना में लिखे लेख में आडवाणी के जरिए मोदी और बीजेपी को नसीहत देने की कोशिश की गई। उद्धव के हमले से बीजेपी बेहद परेशान है और विरोधी बेहद खुश। एनडीए में फिर बढ़ा तनाव, शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। सामना में आडवाणी का स्तुतिगान, मोदी के लिए शिवसेना की चेतावनी। नहीं खत्म हुआ है आडवाणी युग। राज ठाकरे से मोदी की बड़ी नजदीकियों के बाद शिवसेना बीजेपी में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। राज ठाकरे ने मोदी का खुलेआम समर्थन किया, जिसके बाद उद्धव ने बीजेपी से कई सवाल पूछे। सामना के जरिए उद्धव ठाकरे ने पहले भी बीजेपी पर हमला बोला। ताजा मामला आडवाणी से जुड़ा है। बीजेपी के भीतर चल रही कलह से फिर से एक मौका शिवसेना को मिला है। आडवाणी तो आडवाणी ही हैं। बीजेपी की चाबियां आज भी उन्हीं की जेब में हैं। ये आडवाणी ने साबित किया है। जिन्होंने पार्टी खड़ी की, उन्हीं को पार्टी ने आखिरी क्षण तक लटकाए रखा। बीजेपी में मोदी युग प्रारंभ हो चुका है, लेकिन राजनीति में आडवाणी युग अस्त नहीं हुआ है। आडवाणी के नाम पर फैसला देरी से लेना उनका अपमान है। यदि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली को उनके मुताबिक सीट मिल सकती है, तो वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को क्यों नहीं? जो घटित हो रहा है, जो पटकथा पर्दे के पीछे लिखी जा रही है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सामना का ये लेख बीजेपी के लिए नसीहत है और सबक भी। पर बीजेपी सामना में लिखे लेख पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का साथ जो है वो आज का नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है। और तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद हम सब एक रहे हैं। इसलिए उनकी कोई भी बात कभी भी ऐसी नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में या जो सुशासन का महासंग्राम चल रहा है उसमें किसी तरह की बाधा हो। इसलिए हम उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानते। वहीं कांग्रेस के लिए सामना में छपा लेख बीजेपी पर हमले के लिए एक मौका है। आडवाणी जी हमारे एडवर्सरी हैं, लेकिन फिर भी सीनियर लीडर हैं, तो आप अपने सीनियर्स को किस तरीके से उनके साथ बर्ताव करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है। जो अपनों के नहीं हो सकते वो सबके क्या होंगे? तो जिस तरह उन्होंने जेटली साहब के लिए और तमाम सीनियर लीडर्स के साथ बर्ताव किया, मुरली मनोहर जोशी जी को उठा के कहीं फेंक दिया और बाकी नेताओं को जगह जगह उठा के कहीं फेंक दिया है, जसवंत सिंह जी को हटा दिया, तो दिखाई रहा है कि वो उनके पास जो हिंदुस्तान में तमीज और तहजीब होती है इसकी कोई जानकारी नहीं है। और खासकर जो मोदी जी हैं वो तो स्वयं इतने मेरे हिसाब से ऐसे पता नहीं किस कल्चर से आते हैं कि कोई नॉर्म, कोई सिस्टम, कोई तमीज तहजीब वो व्यक्ति जानता ही नहीं है। शिवसेना बीजेपी के इस मसले को समाजवादी पार्टी ने एनडीए में बढ़ते अंतर्कलह की उपाधि दी है। भाजपा के लोग जिस तरह अपने साथियों को इग्नोर कर रहे हैं, भाजपा के लोग जिस तरह पदों को बांट रहे हैं, ऐसा लगता है इतने जोश में कि होश ही खोते चले जा रहे हैं। उसका नतीजा ये सब आ रहा है। आज मैं और भी पढ़ रहा था कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी खड़ेंगे, हमारा गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र में है, बीजेपी के नेता कहा है कि वो फ्री है, कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं अंतर कला ज्यादा है और धीरे धीरे जो निकल के आ रही है, मेरे ख्याल परिणाम तक एनडीए पूर्ण रूप से बिखर जाएगा। शिवसेना बीजेपी के कई मसलों पर नाराज है। हालांकि शिवसेना बीजेपी के बीच पहले भी कई मामलों में तकरार हो चुकी है। देखना होगा कि अब तनाव कैसे कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज।
यहाँ तो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राकेश जी, अहम सवाल और सबसे पहला सवाल आपसे ही वाजिब भी बनता है, क्योंकि आपके गठबंधन में दरार की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि एनडीए में मतभेद बढ़ रहे हैं काफी तेजी के साथ? अक्षय जी, मुझे आश्चर्य होता है कि एक पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता अगर कोई बयान देता है तो उससे पूरा एनडीए या भारतीय जनता पार्टी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं फर्क पड़ेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तुरंत शुरू हो जाते हैं। जी, आज देश की स्थिति क्या है, देश की परिस्थिति क्या है और जनता क्या चाह रही है, जी, उसकी तरफ भी इन पार्टियों का ध्यान जाना चाहिए। आज जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आज भारतीय जनता पार्टी का मिशन है 272 प्लस, और पूरी पार्टी उसी पे ध्यान दे रही है। अक्षय जी, नहीं, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जो तमाम नए लोग हैं वो तो पार्टी का दामन थाम जरूर रहे हैं, लेकिन जो पुराने साथी हैं उनके बीच आखिर इस तरह की क्या नाराजगी की वजह बनती जा रही है कि एक के बाद एक दूरी भी नजर आ रही है? शिवसेना जिस तरह से आडवाणी जी को लेकर लेख छापती है, हालांकि नसीहत भी देने की कोशिश मोदी को जरूर की जाती है, मोदी जी को, कि सभी को साथ लेकर चलना जरूरी भी है और मजबूरी भी है, लेकिन क्या आपको लग रहा है एक के बाद एक जो अब विरोध के स्वर सुनने को मिल रहे हैं, क्या वो ठीक है, पार्टी के हित में है? देखिए अक्षय जी, अगर सामना में कोई लेख छपता है जी, तो वो एक पत्रकार द्वारा लिखा गया लेख है जी, उसको उतनी गंभीरता से लेना चाहिए जितनी गंभीरता उस लेख में। ये किसी से छुपा नहीं है कि लालकृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हैं। वो हमारी नीति निर्धारक मंडल के सदस्य हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी न किसी का अपमान कर रही है। आपने देखा होगा कि एक मीडिया ने हवा बनाई थी कि गांधीनगर से माननीय आडवाणी जी लड़ना नहीं चाहते, जबकि आडवाणी जी ने बार बार चैनलों पे बयान दिया कि मैं गांधीनगर से लड़ना चाहता हूं और मैं पिछली 5 बार से वहां से सांसद हूं। तो आप मुझे ये बताइए, आडवाणी जी को किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी, ना उनने ऐसी बात कही। मीडिया ने एक इस विषय को बहुत आगे तक बढ़ाया। आज आडवाणी जी ने कहा नहीं, मैं गांधीनगर से ही लड़ना चाहता हूं, और वो गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। शर्मा जी, सारा ठीक रहा, आप मीडिया पर मरने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में फिर पोस्टर्स किसने लगवाए थे? देखिए अक्षय जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं जी, कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए थे तो पूरे हिंदुस्तान से माननीय मोदी जी की मांग उठ रही थी कि मोदी जी को यहां से लड़ाया जाए। उसी तरह माननीय लालकृष्ण आडवाणी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, वो कार्यकर्ताओं में अति उत्साह था कि आडवाणी जी भोपाल से लड़े। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब तक टिकट तय नहीं हो जाता, कहीं से भी बड़े नेताओं की मांग आती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ गई है। जी, लेकिन एक शिवसेना की बात आपने कही कि भाई वो एक अखबार के माध्यम से अगर उसमें कोई खबर छपती है उसको इतनी तवज्जो देना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि शिवसेना का मुखपत्र है सामना, अगर उसमें कोई बयान छपता है, संपादकीय छपता है जो बीजेपी को समर्पित होता है, लेकिन नसीहत कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को देने की कोशिश की जाती है, और आप इस बात को इनकार कर रहे हैं? अक्षय जी, शिवसेना हमारा बहुत पुराना साथी है और शिवसेना का हमारे साथ महाराष्ट्र में बहुत पुराना गठबंधन है जी। आज महाराष्ट्र में हम एक दूसरे के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें किसी तरह की कोई दरार नहीं है। ऐसी बातें जो आ रही है इसमें कोई दम और उस विचार में कोई बात ऐसी नहीं है कि उसको भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर रही है। अगर हमारे किसी साथी दल ने हमें कोई सुझाव दिया है उस पर गंभीरता से पार्टी विचार करेगी। चले, बिल्कुल आप दलील देने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति फिलहाल बनती नजर आ रही है वो वाकई में तमाम सवाल भी खड़े करती है। आपसे जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि जो तालमेल इस वक्त मोदी और राज ठाकरे के बीच में जो चलने की बात कही जा रही है, क्या ये उसका असर है? हालांकि कहने वाले इस बात को बिल्कुल कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो नाराजगी और जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कांग्रेस के पास बेहद अच्छा मौका है निशाना साधने का, क्योंकि बेहद कम मौके मिल पा रहे हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़े हैं जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आलोक जी, क्या आपको लग रहा है कि जो स्थिति एनडीए के भीतर मस्ती नजर आ रही है, सामना के जरिए जो लेख छपता है उसके जरिए जो चेतावनी नसीहत देने की कोशिश की जाती है, या फिर तमाम जो नेता
जो अब दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुराने साथी हैं, क्या आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है एनडीए में? देखिए, एनडीए की बात ले लीजिए या भाजपा परिवार की बात ले लीजिए, अंतर कलह जो है वो बिल्कुल सड़कों के ऊपर है। आप भाजपा के हमारे जो प्रवक्ता हैं वो कितनी भी सफाई दे दें, मुरली मनोहर जोशी जी का जो प्रकरण रहा बनारस से जिस तरह से कानपुर उनको भेजा गया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। गांधीनगर से आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले आडवाणी जी ने मीडिया के सामने कहा कि मैं गांधीनगर से लड़ना चाहता हूं। उसके बाद जब उनको आहट सुनाई दी कि मोदी जी शायद गांधीनगर से उनको हरवा सकते हैं, संगठन का उपयोग करके उन्होंने भोपाल जाने का प्रयास किया, लेकिन भोपाल जब उनको नहीं जाने दिया गया और मजबूर किया गया, तो मैं समझता हूं एक लोह पुरुष का और उनके घर के परिवार के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों का जिस तरह से भाजपा ने अपमान किया वो निंदनीय है। नहीं, ये अपमान की बात आप कर रहे हैं, आज जिस तरह से हक भी बनता है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है, आलोक जी, राकेश भाई कोई स्थिति बनती है, राकेश भाई ने विपक्षी पार्टी निशाना साधने में चूकती नहीं है। लेकिन जो बयान अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि कोई मतभेद नहीं है, बस उसे दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ ठीक ठाक। देखिए, मैं अब 2 चीजें राकेश भाई ने बहुत अच्छी कही। इन्होंने कहा हमारा बहुत पुराना तालमेल है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि हम सामना के मुखपत्र में लिखे हुए किसी भी बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं कोट करना चाहूंगा इस चीज को कि ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसके किसी भी बयान को ये गंभीरता से नहीं लेते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो भी इनके घर में हो रहा है वो तो सब ठीक है, लेकिन मीडिया जो है वो इस चीज के लिए दोषी है। तो मीडिया, आप ये समझे कि क्या मीडिया की फैलाई हुई चीज है, मीडिया के विभिन्न जो घटक दल हैं उनको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्या भाजपा के घर में ठीक चल रहा है या मीडिया ने इस चीज को उठाया है। और शिवसेना के प्रवक्ताओं को बताना चाहिए अब कि अगर भाजपा आपके मुखपत्र को गंभीरता से नहीं लेती है तो आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। शिवसेना पिछले कई दिनों से तल्खी भरे कदम उठाई चली जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन केवल महाराष्ट्र तक सीमित है, उत्तर प्रदेश में हम अपने कैंडिडेट्स देंगे। उन्होंने साफ अपनी नाराजगी जताई कि अगर मंच लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि वो मोदी के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, साथ ही राजनाथ सिंह के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। देखिए, वो प्रत्याशी 1-2 जगह पर नहीं उतारना, वो किस कारण से नहीं उतारे हैं मैं नहीं समझ रहा हूं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में जो भाजपा आज सबसे ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग होल्ड करने का प्रचार कर रही है, वहां पर अगर शिवसेना आकर चुनाव प्रचार करती है, अपने कैंडिडेट्स उतारती है, मैं समझता हूं उसके बाद भी गठबंधन के अंदर दरार नहीं है। भाजपा के प्रवक्ताओं को ऐसा कैसे महसूस होता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अपनी अपनी डपली है, अपना अपना राग है इनका। अंतरकल है, सड़कों पर है, बाहर कह रहे हैं लहर चल रही है, घर के अंदर कहर हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा। आपकी पार्टी के अंदर भी बेहतर नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर इस तरह की कहीं पर घटनाएं नहीं है। वो तो सीधा पार्टी से किनारा कर रहे हैं। देखिए, इतना जरूर हुआ है कि कुछ अवसरवादी लोग हमारी पार्टी में थे। पार्टी एक हमारी विशालकाय समुद्र की तरह है। अवसरवादी लोग थे, वो पॉलिटिकल टूरिज्म का एक समय होता है चुनाव से पहले, वो लोग दूसरी जगह चले गए हैं। आज अगर सतपाल महाराज का हम प्रश्न लें, सतपाल महाराज ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में काम नहीं किया। आपदा आई, उस समय पर भी एक सांसद का जो कर्तव्य होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं निभाया। उनको पता था कि मैं हारूंगा। जिम्मेदारी आपको नहीं लगता इस बात को याद दिलाने की जिम्मेदारी भी आपकी पार्टी की थी? बिल्कुल है हमारी पार्टी पहले आपकी पार्टी को कहने चाहिए। हमने उनको उस समय पर भी आगाह किया, उस समय पर भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उनको आगाह किया, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी। उनको हार साफ नजर आ रही थी कि मैंने काम नहीं किया है आपदा के समय में, मुझे जनता वोट नहीं देगी, बेहतर है किनारा कर लिया जाए। तो ऐसे अवसरवादिता के जो लोग होते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म के लोग होते हैं, वो चुनाव के समय में इधर से उधर जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, हमारे यहाँ पर जसवंत सिंह जी की तरह से कोई इस तरह का बयान किसी ने नहीं दिया। जसवंत सिंह जी का आज बयान देखिए आप, कितना गंभीर बयान उन्होंने दिया है कि भाजपा का चाल और चरित्र बदल गई है। एक पार्टी जो कहती थी पार्टी विद डिफरेंस, आज वो मुझे लगता है वो डिफरेंस की ही परिभाषा भाजपा के संदर्भ में पूरी तरह से परिवर्तित हो। चलिए, चाल चरित्र और चेहरे के बारे में भी बातचीत करेंगे। अभी काफी वक्त भी बचा है। एलजेपी के पास चलते हैं, ए.के. वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं। वाजपेयी जी, आपको क्या कुछ स्थिति लग रही है, क्योंकि काफी लंबा गठबंधन आपका चला, फिर उसके बाद किनारा भी किया गया और एक बार फिर जो प्रेम जागा और उसके बाद एक बार फिर एक साथ हो लिए, आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? जो पहले एनडीए की बात हुआ करती थी, क्या वो चीज़ अब नजर आ रही है? देखिए, यहाँ 2 बातें हैं। चुनाव का माहौल है, पूरा देश चुनाव की रणनीति बच चुकी है और उसके अंदर घुस गया है जी। पार्टियों की अपनी एक राजनीतिक होती है, पार्टियों की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। एक तो वो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है एनडीए का। जहाँ तक एनडीए का सवाल है,
एनडीए का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसके तहत आने वाली सरकार जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे वो सरकार काम करेगी। उस पे सभी पार्टियों की राय लिए जाएगी, सभी पार्टियों के मुद्दे उसमें शामिल किए जाएंगे, तब जाके एनडीए की सरकार चलने की बात है। जहां तक विषय है कि शिवसेना ने कोई आर्टिकल अगर लिख दिया है जी, तो मेरे बीजेपी के साथी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक पत्रिका है और पत्रिका में अगर कोई आर्टिकल लिखा गया है तो उसका मंथन करेंगे, और शिवसेना अगर किसी इशू को उठाती है तो पार्टी उसको देखेगी। नहीं, लेकिन आलोक शर्मा जी ने जो सवाल उठाया कि इस तरह का लेख अगर अच्छाई के साथ अगर छापा जाता है, कि अगर तारीफ की जाती है एनडीए की या फिर भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बात तो समझ में आती है, लेकिन कहीं पर भी कोई नाराजगी की बात होती है तो यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। बिल्कुल है, वो तो दिख रही है, सबको दिख रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना है और एमएनएस है। एमएनएस को गडकरी साहब ने थोड़ा भाव दिया है, तो शिवसेना का नाराज होना जो है वाजिब है, उसमें कहां मतभेद है। बीजेपी को भी ये बात माननी चाहिए। नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि नए साथी को पाने की खातिर पुराने को त्याग कर दिया जाएगा? ये उनके विचार, उसमें ये विचार विमर्श चल रहा है कि क्या पुराने साथी को रखा जाएगा या नए साथी के बाहर से सपोर्ट लिया जाएगा, ये मंथन वहां भी चल रहा है। और देखिए यूपीए का, यूपीए ने मायावती भी समर्थन दे रही है, मुलायम सिंह भी समर्थन दे रहे हैं बाहर से। तो ये कोई ये खाली ये नहीं है कि एनडीए में भी झगड़ा होने वाला है, यूपी में भी ये चलता है, घटक दल होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे मतभेद होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सरकार चलती रहती है। एनडीए भी चलेगा, यूपीए भी चलते रहा, पूरे 10 साल उन्होंने भी चलाया, हमने भी एनडीए चलाया, तो इसका कोई डिबेट का इतना महत्व नहीं है। लेकिन ये मेरा कहना जरूर है कि मोदी जी की लहर है पूरे भारत में है, इसीलिए कांग्रेस, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ भी है जरूर। भोपाल का रुख मतभेद कर लेते होंगे, हैं। गड़बड़ नहीं, उसको गड़बड़ का आप शब्द यूज ना करें, मतभेद है नहीं, चुनाव के ये समय। तो आलोक जी कह रहे हैं, गड़बड़ वाली बात तो आलोक जी की तरफ से कही जा रही है। वो तो कहेंगे आलोक जी अपना घर तो देखें पहले। एलजेपी एक ऐसा दल है जो हमेशा बहाव के साथ चलने का प्रयास करता है। पिछले चुनाव में आपको याद होगा, इनको ऐसा लगने लगा था कि शायद हम अकेले ही या लालू जी के साथ मिलकर ही कांग्रेस का या एनडीए का साथ न लेकर हम आगे बढ़ेंगे और बाद में बार्गेन करेंगे। क्षेत्रीय दल हैं, ये घर परिवार के दल हैं, बेटे को टिकट दे दीजिए, भाई को टिकट दे दीजिए, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कैडर नहीं है, परिवार की पार्टियां हैं ये। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं असली मुद्दे पर आना चाहूंगा। ये वही एलजेपी है जिसने नहीं, आपका कोई सांसद ही नहीं था तो आप हिस्सा नहीं, हम सांसद था या नहीं, हम तो हिस्सा रहे, यूपी 2 में आपका कोई सांसद नहीं था, आप तो अवसर के साथ चलते, पहले एनडीए में थे, फिर यूपी में आ गए, एनडीए में चले गए आप। सोनिया गांधी 10 साल तक पहले जब यूपीए देखिए, बिहार के अंदर जी के घर पैदल चलकर बिहार के अंदर 10 साल तक आप लोगों ने खिलाफत की, भाजपा की, और आज आपको युग पुरुष और महापुरुष और विकास पुरुष पता नहीं मोदी साहब क्या क्या नजर आ रहे हैं। ये इससे ज्यादा अवसरवादिता और क्या हो सकती है? लेकिन एक चीज ये भी क्लियर बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह से क्षेत्रीय दल हैं उनका उपयोग किया जाता है, एनडीए भी उसका फायदा लेगा, ज्यादा फायदा वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सहयोग लेने में आप लोग भी पीछे नहीं रहते हैं। बैसाखी की बात आती है तो मुलायम सिंह यादव को बना लिया जाता है और दाने डालने की कोशिश की जाती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सामने। नहीं, देखिए, दाने की कोई बात नहीं है। उन्होंने जो दोनों ने समर्थन दिया, समर्थन देने का अपना आधार दोनों दलों के वरिष्ठतम नेताओं ने बिल्कुल स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक दलों को दूर रखने के लिए हम समर्थन दे रहे हैं। नहीं, आप करो तो मैं नहीं समझता कि हमने कोई दाना डाला या उन्होंने कुछ किया। दाना डालने की बात या नेगोशिएशन की बात तब आती तो नहीं, तो सवाल तो ये ना 4 मिनिस्टर हमें दे दीजिए, 5 मिनिस्टर हमें दे दीजिए, वही काम दूसरा करे। कोई नेगोशिएशन नहीं हुई। नहीं, और जब हम इनके साथ रहे तो बहुत अच्छे हैं, जब इनको छोड़ दें तो हम बेकार हो गए। हमने नहीं कहा बेकार हो गए, देखो हमने कहा अवसरवादी हैं। अवसरवादी थे तब आप, हो सकता है यूपीए की सरकार बन जाए तो वापस यूपीए में आ जाए। नहीं, ये सवाल नहीं, मैं बता रहा हूँ। चलिए बिल्कुल ठीक है, सरकार बनी तो हो सकता है पासवान साहब वापस यूपीए में नजर आए, तब हमको मजबूर होके कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। तो गठबंधन का धर्म निभाना ये कांग्रेस नहीं कर पाया है, यानी कांग्रेस ने अपने धर्म को नहीं निभाया और इसी आस के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के साथ में आ गए। बिल्कुल, भोपाल का रुख कर लेते हैं। राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा जी, एक बात सामना के जरिए कही जाती है कि मोदी युग की शुरुआत हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ आडवाणी युग का, इसके फिर क्या मायने निकाले जाएं? देखिए अक्षय जी, सबसे पहले तो मैं भाई आलोक जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने शब्द अपनी भाषा में बोला करें। मैंने पहले ही स्पष्ट करा था कि शिवसेना अगर हमें कोई बात कहेगी या सुझाव रखेगी उस पर भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से विचार करेगी। इनने मेरी बात को बड़े तोड़ मरोड़ के पेश किया। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि आलोक जी,
आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे? आज का डिबेट का विषय वो नहीं है। अगर वो डिबेट का विषय होता तो मैं जरूर उसका उत्तर देता। उनने क्यों कांग्रेस पार्टी मैं पूरी तरह से उत्तर देता उसका। पार्टी छोड़ के अलग आज हमारा जो डिबेट का विषय है वो शिवसेना का विषय है। आपने स्पष्टतः कहा राकेश भाई। आलोक जी आपके पास आऊंगा, बात पूरी करने दीजिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब सीताराम केसरी को सोनिया जी के लिए उठा के हॉल से फेंका गया था, एक दलित नेता को, एक बुजुर्ग नेता को, तब भाई साहब गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, वर्तमान की बात कीजिए। वर्तमान की जो स्थिति बनती नजर आ रही है उस पर जवाब दीजिए। का प्रयास करें। उसके बाद इंदिरा गांधी राकेश शर्मा जी, कांग्रेस तोड़ी थी और इंदिरा कांग्रेस बनाई थी, उस समय भी कई वरिष्ठ नेताओं को आपने उठा उठा के फेंका था। तो तब आपकी ये क्या आप कांग्रेस का अनुसरण कर रहे हैं? जनता पार्टी में राकेश शर्मा जी मुद्दे से आप भटक रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़े का मौका फिर कभी। मैं तो ये पूछ, आज वर्तमान स्थिति की बात कीजिए ना राकेश शर्मा जी। केंद्र में क्यों ये बात लेके आप जनता के बीच नहीं जाते कि हमने शर्मा 10 साल में जी, ये काम किया? आपको नहीं लगता कि एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना को दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे के पूरक है और कहीं ज्यादा जो जरूरत शिवसेना को भी है। कौन से कलर का कपड़ा पहना इस पर हुआ? क्योंकि इसलिए आप थीसिस कर रहे हैं कि लाइन लगी हुई है आपके यहाँ कि कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पड़े। तो ये दिक्कत जो आपके साथ कांग्रेस में हो रही है, क्या आप भी जरा सामना में लिखे गए लेख को गंभीरता से नहीं लेते हैं? मेरा सवाल सीधा। और अगर गंभीरता से लेते हैं तो फिर आप डिनाई क्यों कर रहे हैं कि रिफ्ट नहीं है? नहीं, चर्चा की बात यहां पर हो रही है कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उस पर बात करें। गड़े मुर्दे फिर कभी उखाड़ दिए जाएंगे। लेख को लेने वाली बात जब आई थी, मैंने स्पष्ट कहा था कि शिवसेना अगर कोई हमारे सामने विचार रखती है या बात रखती है तो विचार करेगी। अब और कैसे सुनना चाहते हो आप वैसे बता दीजिए, वैसे बोल दूंगा मैं। नहीं, हम तो केवल ये जानना चाह रहे हैं अगर गंभीरता से लेते हैं आप तो रिफ्ट सामने नजर आ रही है। चलिए, और गंभीरता से नहीं लेते तो मना कर दीजिए। गंभीरता की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है तो उनका आपसी मसला है, उन्हें गंभीर होने की बेहद जरूरत भी है। यहाँ पर भी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अरुण जेटली की भी, जिनके ऊपर दिए गए बयान को लेकर भी अब एक नया झमेला खड़ा होता नजर आ रहा है। इस पर भी चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन हाजिर होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिया न्यूज विशेष। पंजाब के मुख्यमंत्री और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने एनडीए के भीतर ही एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अरुण जेटली को डिप्टी पीएम बनाए जाने की मांग उठाकर एनडीए के भीतर चल रहे मतभेदों की खबर, और अब इस खबर को हवा मिली। आडवाणी के समर्थन में शिवसेना, जेटली को मिला अकाली दल का साथ, बीजेपी पर बढ़ता सहयोगियों का दबाव, बीजेपी को मिल रही मुफ्त सलाह। मोदी का चुनावी अभियान जारी है, बीजेपी फिर से सत्ता पाने का ख्वाब देख रही है, लेकिन इन सब के बीच एनडीए के भीतर खाने हलचल भी मची हुई है। हर रोज किसी न किसी मुद्दे पर बीजेपी को सहयोगियों की नसीहत, ताना या नाराजगी झेलनी पड़ रही है। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अरुण जेटली को डिप्टी पीएम बनाने का सुझाव देकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हालांकि अरुण जेटली ने प्रकाश सिंह बादल के बयान को चुनावी अभियान के तहत दिया बयान बताकर मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की। These are all comments made in the course of a campaign. I can assure you I am not looking for any position. लेकिन इस मामले में दिलचस्प पहलू ये भी है कि एनडीए के दूसरे घटक शिवसेना को प्रकाश सिंह बादल के सुझाव में कोई दम नजर नहीं आता। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मुद्दा किसी के सामने नहीं है। बहरहाल अभी सरकार बनी नहीं है और ख्याली खिचड़ी पकाना शुरू हो चुका है। प्रकाश सिंह बादल के बयान के जरिए समझा जा सकता है कि एनडीए के खुतबे में कई मामलों में मतभेद भी है। देखना होगा कि बीजेपी नसीहत और तानों के जरिए सबक सीखती है या नहीं। जिया न्यूज ब्यूरो। जी हाँ, तो प्रकाश सिंह बादल के इस बयान के बाद एक नई बहस और छिड़ गई है। उप प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर हालांकि अब दलील भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और उन्होंने अपने दिल की बात कही है, इससे अदरवाइज लेने की कोई जरूरत नहीं है। रुक करेंगे भोपाल का। राकेश शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश शर्मा जी, प्रकाश सिंह बादल जी ने जो अपनी दिल की बात थी वो सबके सामने कह दी, लेकिन इसको लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अक्षय जी, मैंने अपनी जब बात शुरू की थी कि भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है 272 प्लस और उस टारगेट को लेकर हम चल रहे हैं। देश की जनता आज चाहती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। देश में आज जो कमियां हैं
लोगों को लगता है कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है, यूपीए की हिम्मत आप देखिए कि मैंने जब से राजनीति शुरू की है, मैंने देखा है कि चुनाव आने से पहले राजनीतिक दल अनेक घोषणाएं करते हैं जनता को खुश करने के लिए। राकेश शर्मा जी, घोषणाएं तो आपकी पार्टी भी करती है। अगर ये आप आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टियां इस तरह के आरोप लगाती हैं, आपको मौका मिलता है तो चूकते तो आप भी नहीं। कांग्रेस का तो तय हो गया है कि उसकी सरकार नहीं आना है। अब जनता चाहती है कि बीजेपी की सरकार बने और हम उस मुहिम में लगे हुए हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, जनता के प्रवक्ता हैं राकेश भाई, अभी तो वोट डालेंगे, जनता तय करेगी। मैं तो जानना चाह रहा हूं, अरुण जेटली जी जैसे ही पंजाब में पहुंचे तो अकाली दल से कैसी डील हो गई कि अकाली दल ने उनको वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाने तक की बात कर दी। मुझे लगता है आंतरिक को डील हुई है। तो कांग्रेस की हालत ये देखिए कि आपके वित्त मंत्री चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आपके वित्त मंत्री चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आपके संचार मंत्री की तबीयत खराब हो जाती है। राकेश शर्मा जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। शर्मा जी, इस बात का जवाब दीजिए ना, प्रकाश सिंह बादल साहब ने जो कुछ भी अपनी इच्छा जाहिर की है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी जनता की चिंता करेगी। आपने जनता को हमारे भरोसे छोड़ दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश शर्मा जी, लेकिन आपकी पार्टी में जो फजीहत होती जा रही है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं ना कि बिखराव की स्थिति आखिर क्यों बन रही है? जब सब कुछ ठीक है तो घर में ही मतभेद हो रहे हैं। कौन सा मतभेद आप मुझे बता दीजिए अक्षय जी। जो भी मतभेद आप बता रहे हैं वो टीवी पे बता रहे हैं। राकेश जी, माननीय अडवाणी जी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जी कानपुर में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां चुनाव लड़ रहे हैं। अरे कांग्रेस की स्थिति देखिए ना कि वित्त मंत्री जैसा व्यक्ति पीछे दम्बर चुनाव लड़ने के। राकेश शर्मा जी, इस बात को लेकर जवाब दीजिए। प्रकाश सिंह बादल जी जो अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं, राकेश जी करके इनके साथ राकेश जी जवाब से भटकिए मत। क्यों समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को झटक दिया? क्यों बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को झटक दिया? क्यों डीएमके ने कांग्रेस को झटक दिया? ये तो कांग्रेस से पूछना चाहिए आपको। नहीं तो इस बात के जवाब दीजिए ना कि अगर प्रकाश सिंह बादल ने जो बयान दिया कि वो अरुण जेटली उप प्रधानमंत्री बनने वाले, भावी उप प्रधानमंत्री हैं, गांव बसाने ही लुटेरे पहले आ गए। देखिए आप एक चुनाव सभा में जाते हैं जी, वहां आप 10 तरह की बातें करते हैं। किस संदर्भ में कौन सी बात की जा रही है, या तो आप पूरी बाइट दिखाएं उनकी जी। और आज माननीय आप एक बात मुझे यहां स्पष्ट कर दें कि जेटली जी ने खुद ने कहा कि मैं किसी तरह की किसी रेस में नहीं हूं। आज अगर कोई किसी की तारीफ करता है, मैं कहूं कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप, तो इसमें क्या मायने निकालेंगे आप? राकेश शर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं ना कि जिस तरह से इंट्रोड्यूस कराया गया कि हमारे देश के होने वाले यानी कि भावी उप प्रधानमंत्री साहब हैं, तो सवाल नहीं उठेंगे? अक्षय जी, मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस का नीचे पहला वर्कर से लेकर प्रधानमंत्री तक कहते हैं कि राहुल गांधी एक अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्यों राहुल गांधी हिम्मत नहीं जुटा पाते? क्यों कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पाती? मैं राकेश भाई इस चीज का जवाब देना चाहूंगा, और कांग्रेस पार्टी ने अक्सर इस चीज का जवाब दिया है लेके चल रही है कि मोदी जी ने सबसे पहले संविधान का शीर्षासन करवाया है। हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि लोकसभा के जो सांसद चुनकर आएंगे वो प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। आपने तो पहले सरकार बनी नहीं, सांसद चुने नहीं गए, प्रधानमंत्री का ऐलान पहले ही कर दिया। आपने संविधान का शीर्षासन करवाया है। अब आपकी जो दूसरी स्टेटमेंट आ रही है, मैं उसको कोट करना चाहूंगा। इसका मतलब आप घटक दलों की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। अकाली दल क्या कहता है, शिवसेना क्या कहती है, आप इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं। आप या तो मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं या अपने घटक दलों के ऊपर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में आपका दम घुट रहा है। वहां आप अपनी बात रख नहीं सकते। वहां पूरी तरह से माँ बेटा जो हमारी बात को छोड़ दीजिए, आप तो आपके घटक दल की बात कर रहे हैं। राकेश भाई मैं चलिए ठीक बात है। राकेश जी आपके पास आऊंगा, आलोक जी आपके पास भी आऊंगा, लेते हैं कि नहीं लेते? आलोक जी आपके पास भी आऊंगा। वाला ना कोई कहने वाला। अपनी बात आज मध्य प्रदेश में एक आपके विधायक है पाठक,
वो दो महीने तक राहुल गांधी से नहीं मिल पाए। ठीक बात है राकेश जी, बिल्कुल ठीक बात है। मेरा जवाब बड़ा स्पष्ट है। आपकी पार्टी में हो क्या रहा? एनडीए के जो घटक दल होंगे, आपके एनडीए का गठबंधन धर्म जो है बीजेपी को निभाना होगा। अरे मानिए, ठीक बात है, आपकी बात पहुंच चुकी है। कोड मत करो। ठीक बात है राकेश जी, ठीक बात। उम्मीदवार राकेश जी, आपके दूसरे घटक दल आपसे सवाल कर रहे हैं। राकेश जी मेरी बात सुनिए, आजादी नहीं है। देखिए हम पहले भी एनडीए का हिस्सा थे। इस पे तो थोड़ा विचार करो आप। राकेश जी, आपके दूसरे घटक दल सवाल कर रहे हैं। आपके सहयोगी हैं, मैं राकेश जी एक सजेशन आपने जो कहा उसमें एडिशन करना चाहता हूं कि एनडीए के घटक दल हम पहले भी रहे, हमारी पार्टी पहले भी आपकी घटक दल रही है, हमारी पार्टी यूपीए में भी घटक दल रही है और सत्ता में भी रही है। लेकिन हमारा ये अनुभव रहा है कि कांग्रेस ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। मेरी सजेशन है बीजेपी को कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो कोई सजेशन देते हैं, किसी प्रकार का सजेशन देते हैं, उसको पूरी तरीके से गंभीरता से लेना चाहिए। और इसके लिए वास्तविकता में ये होना चाहिए कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। वो बनेगी एनडीए की, बाद में बनेगी, लेकिन चुनाव के दौरान भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो जो कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे, जिससे कि अपोजिशन को और मीडिया को ये मौका ना मिले कि जरा से मुद्दों को वो प्रभावशाली ढंग से पेश कर सकें। ये मेरी सजेशन है। यानी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीजें पेश की जा रही हैं वो ठीक नहीं है, उस पर थोड़ा नियंत्रण करने की जरूरत है? नहीं, जहां तक बादल साहब का सवाल है, जी। बादल साहब की उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय दी कि इनको उप प्रधानमंत्री होंगे। ये प्रधानमंत्री का पैरोगेटिव है कि उसकी कैबिनेट में कौन उप प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो स्थिति अभी आई नहीं है। जब वो स्थिति आएगी तो माननीय मोदी जी अपने दिमाग से सहयोगियों से विचार विमर्श करके कैबिनेट का गठन करेंगे। नहीं, विपक्ष इसी बात को लेकर तो सवाल उठ रहा है नहीं, कि जब वो मोदी जी स्थिति के अभी नहीं प्रधानमंत्री आई है। बनने की घोषणा जब पहले हो सकती है तो उप प्रधानमंत्री की घोषणा बादल साहब नहीं, प्रधानमंत्री की हो सकती है। वो पार्टी ने डिसाइड किया बीजेपी ने कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन कैबिनेट के बादल साहब के बयान के क्या माने? वो भी चीज गलत है। नहीं, बादल साहब का ये व्यक्तिगत है। उन्होंने कोई इस तरह का सुझाव ना तो बीजेपी को दिया है, उन्होंने अपना मुलाकात कराने का तरीका होता है। बादल साहब के स्टेटमेंट की क्लैरिफिकेशन वाजपेयी साहब दे रहे हैं। नहीं, हम अभी से घटक दलों का यह हाल हो गया हम उनके बयान की चल रहा है, हम उनके बयान की आप कैसे कह रहे हैं कि निजी बयान है? अरे आलोक जी, मुख्यमंत्री है एक राज्य आप बात सुनिए कि ये चुनावी सभा में उन्होंने अपनी एक राय कही कि ये होने वाले भावी उप प्रधानमंत्री होंगे, तो इसको आप ये थोड़ी कर सकते हैं। वो एक घटक दल के शीर्षस्थ नेता हैं, ये आप पंजाब के के मुख्यमंत्री हैं, आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप सुनिए मेरी बात कि प्रधानमंत्री का ये हक होता है, ये उनका पैरोगेटिव होता है कि उसकी कैबिनेट में किसको क्या दर्जा मिलेगा, उस पे कोई घटक दल अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता, और वो भी चुनाव से पहले। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि ये बादल साहब की व्यक्तिगत राय होगी, जिसके माध्यम से वाजपेयी जी व्यक्तिगत राय तब मानी जाती, वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन जिस तरह से मुलाकात कराने का जो तरीका था, उससे लगता है उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया नहीं, मेरे भावी उप प्रधानमंत्री, मेरे साथी ने तो इसके मायने तो निकलेंगे ही। मेरे साथी ने ये बात कही कि पूरी बाइट दिखाएंगे तो मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये एक इंट्रोडक्शन किया। वाजपेयी जी, में एक घटक दलों की बात चल रही है, मैं एक सवाल छोटा सा करना चाहूंगा। अगर इसी तरह से घटक दलों को नजरअंदाज किया जाएगा तब भी आप इस गठबंधन में बने रहेंगे? आपने सबसे ज्यादा घटक दल का नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से हमको मजबूर होकर जाना पड़ा। देखिए, वो आप हमने बार-बार ये बात कही है। आज वो विषय नहीं है, आप क्यों गए? आप क्यों गए? कौन सी डील आप चाहते थे जो डील कांग्रेस ने आपके साथ नहीं की? आपने भाजपा के साथ वो डील कर ली होगी, उसमें विषय पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि जिस एनडीए को आपने 5 साल तक पानी पी पी के कोसा गालियां दी, आप उसमें चले गए। अगर वहां पर गठबंधन धर्म नहीं निभाती भाजपा, तो क्या आप भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लेंगे? आप उसका जवाब सुनिए। इस बात का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास देखिए। जब हम पुराने एनडीए में, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। शर्मा जी, इतिहास की वजह से तो प्रश्न कर रहा हूं। शर्मा जी, आप एनडीए में रहे, फिर यूपीए में आ गए, फिर यूपीए से बाहर चले गए, फिर वापस एनडीए में चले गए। आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। हम जब एनडीए 1 में एनडीए का हिस्सा थे और सरकार में थे, जब हमारी जानकारी में तथ्य आए तो सबसे पहले हमने एनडीए में स्टैंड लिया। ये हमारा इतिहास है, और ये भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक बात मैं ये दावे से कहता हूँ कि यूपीए ने अपना गठबंधन धर्म नहीं निभाया, जिसकी वजह से हमको मजबूर होकर दूसरे रास्ते तलाश करने पड़े। चलिए, इस बात का जवाब आलोक जी से लेते हैं ना। आलोक जी, आप गठबंधन धर्म याद दिलाने की बात बार बार कर रहे हैं कि गठबंधन का धर्म
आपके मुंह से ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि आप घटक दल की चिंता कर रहे हैं और घटक दल चलिए ठीक बात है राकेश जी, देश जानना चाह रहा है राकेश जी देश जानना चाह रहा है। राकेश जी आऊंगा आपके पास, आलोक जी से मेरा अहम सवाल, नेतृत्व करके राकेश जी देश के अंदर आऊंगा आपके सत्ता पास। बनाने का दावा करती है, वो भाजपा पार्टी अपने घटक दलों के साथ कितनी दुनिया बनाए हुए ये देश जानना चाह रहा है। आलोक जी, ये हम भी जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो आरोप लगे हैं कि एलजेपी ने तो अपनी पूरी क्षमता के साथ सहयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसी क्या कुछ नाराजगी की वजह बनी जो उन्हें छोड़कर जाना पड़ा, और अब आप गठबंधन का धर्म निभाने की बात कर रहे हैं, नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं। देश हो जाए, इसलिए आप तो शर्मा जी आऊंगा इतिहास की चीज होने वाले कुछ दिनों में, सिर्फ 1 महीने का समय दे दो पहले हमको। एलजेपी रही एनडीए में जी, यूपीए आती नजर आई तो यूपीए में आ गए। यूपीए का जब लगा कि नहीं यूपीए में बार्गेन करने के लिए हमें लेकिन अलग भाई से साहब चुनाव 17 लड़ना साल चाहिए। तक गठबंधन में रहना आप कम आंकते हैं इसे? किसके साथ? अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में अगर एलजेपी रही है, काफी वक्त तक उसने साथ दिया, अचानक कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि किनारा करना पड़ता है, तो आपने भी तो गेंद अपने पाले में लपकने की कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी थी। देखिए जो अवसरवादी दल हैं इस तरह के, आज वो एनडीए के साथ हैं, मुझे तो पूरा भरोसा है कि यूपीए की सरकार बनने जा रही है और एलजीपी के लोग हमारे साथ होंगे। नहीं आलोक जी जरा बहुत कम समय की बात है, इसके बाद आप देखिएगा रामविलास पासवान जी कौन सा मंत्रालय चाहिए यूपीए से कहेंगे। आप इतिहास देख लें, आप जब यूपीए बना था, गलतफहमी में मत जिए, माननीय सोनिया जी रामविलास पासवान जी के घर चलकर आई थी और पूरा सहयोग यूपीए में हमने किया था। जनता क्या चाह रही उसके है बाद वो आपको देखे लगने लगा और कि जब यूपीए हमको- 2 का जब चुनाव नहीं, आया नहीं, उसका कि कारण शायद है। हम ज्यादा सीटें जीत उसका- जाएंगे, नहीं, अकेले नहीं, लड़ेंगे। उसका कारण है, आपने बार-बार- और लालू जी ने चुपचाप अलग से गठबंधन किया, लेकिन किस्मत इतनी खराब रही कि पासवान साहब खुद हार गए। उसके बाद आप फिर वापस यूपीए में आ गए, पलटी मारी आपने। जब परिवार के लोगों को हमने नजरअंदाज किया तो आपने फिर एनडीए से, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा है कि एनडीए के साथ नहीं, कारण सुनिए, मैं कारण बता दूं, मैंने बार ये बात कही है बड़े साफ तौर से कि कांग्रेस ने बड़े भाई का धर्म नहीं निभाया। हम कांग्रेस के सोनिया जी से कम 6 बार मिले हैं, राहुल जी से हमने बात करने की कोशिश की, और जब हमारी पार्टी और कार्यकर्ता ये फैसला ले रहे थे उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से किसी नेता ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। लालू जी ने ये तक कह दिया कि पासवान जी को कोई सीट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अगर इस तरह का बर्ताव किया जाएगा तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप गठबंधन धर्म। देखिए वो लालू जी ने क्या बयान दिया, मैं उस पर आपकी भी बात कर रहा हूं नहीं, हमारा आपने तो कहा है कि हमने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। आप यूपीए 2 में हमारे साथ नहीं थे, नहीं आपका एक भी सांसद नहीं, तो हमारा गठबंधन नहीं था। आपने गठबंधन नहीं बनाना चाहा, आपकी मर्जी है। आपको शायद एनडीए में आज कहीं ना कहीं फायदा नजर आ रहा होगा, लेकिन आप याद कीजिए नजमा हेपतुल्ला जी 2004 में कांग्रेस छोड़कर गई थी इस उम्मीद में कि एनडीए आ रही है। आज नजमा हेपतुल्ला जी किस तरह से हाशिए में भाजपा में बैठी हुई हैं या राजनीति में बैठी हुई हैं, कहीं ऐसा ही पासवान जी के साथ अगर दोबारा हो गया तो मैं समझ ज्वाइन नहीं की है। देखिए मत रखिए, बीजेपी ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप अलायंस करते हैं, अलायंस भी आप देख के ही कर रहे हैं कौन सा दल पावर में आ रहा है। दलों की बड़े बड़े बनाए आऊंगा आपके पास। आलोक जी से मेरा सवाल, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो मौका परस्त पार्टियां हैं जो मौके के साथ चलती हैं, जहां पर फायदा होता है वहां का रुख करना ज्यादा पसंद करती हैं। अगर इस बात की जानकारी थी तो आप लोगों ने क्यों अपने साथ मिलाने की कोशिश की? आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए थी। नहीं, हमने कोई कोशिश उस तरह से नहीं की है। हाँ, ये तो आपस का, अगर दोनों दल मिलकर एक सहयोग करके और एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करेंगे, नहीं वही सहयोग बेहतर होगा। वही सहयोग अब एनडीए को करना चाह रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत आपको आ रही है। हम नहीं कह रहे कि दिक्कत आ रही है, इनका इतिहास देखिए, ये पहले एनडीए के साथ रहे, फिर यूपीए के बाद क्यों आ गए, फिर यूपीए के साथ से फिर ये इंडिपेंडेंट चले गए लालू जी के साथ, फिर इंडिपेंडेंट से फिर यूपीए के साथ आ गए, अब ये फिर वापस एनडीए के साथ चले गए। तो इनका तो इतिहास ही ऐसा रहा है, इनके ऊपर कोई भी दल भरोसा नहीं कर सकता है। भाजपा ने इनको इसलिए साथ मिलाया कि भाजपा के पास बिहार में कैंडिडेट खड़े करने के लिए नहीं थे। 6 कैंडिडेट्स इन्होंने दे दिए, 19 कैंडिडेट बिहार में ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए हैं और भाजपा ने उनको कैंडिडेट बनाया है। नहीं, एक बात का जवाब दीजिए, क्या जो गठबंधन में जो बड़े दल हैं क्या वो हावी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जिस दल की जैसी प्रेजेंस जिस स्टेट के अंदर है उसका दबदबा रहता है। आप ये मान के चलिए जिस पार्टी का जैसा वोट बैंक होगा वो उसी हिसाब से अपनी बात करती है। यानी राजनीतिक दलों में आपको लगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो दबदबा है वो कम हुआ, इसकी वजह से इनसे किनारा करना चाहिए? हमने दबदबे की बात नहीं की है। हमारा दबदबा तो वहां पर, हम कांग्रेस अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत पार्टी के तौर पे बिहार में प्रेजेंट नहीं करती है। हमने अलायंस पार्टनर जो हमारे लालू जी, जो सहयोगी हैं, कम से कम उन्हें साथ तो लेकर चला जाए। नहीं, हमारे सहयोगी नहीं थे, ये कहां थे हमारे सहयोगी? कैसे गलत बयान? इनका यूपीए
2 में एक भी सांसद नहीं था। आलोक हमारे जी, सहयोगी स्टैंड कहाँ क्लियर थे? कीजिए। क्या हमने स्टैंड क्लियर कीजिए। नहीं, नहीं, चलिए एक बार क्या हमने भोपाल का भी कर विधानसभा लेते में हैं। इनसे चुनाव मिलकर भाई लड़ा? साहब, क्या पिछले लोकसभा राकेश में शर्मा मिलकर जी को भी चुनाव मौका दे लड़ा दीजिए। हमने साथ? आलोक नहीं जी। लड़ा हमने। आलोक जी, राकेश शर्मा जी को भी मौका दे देते हैं, भोपाल से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राकेश शर्मा जी, आपको क्या ये परिदृश्य अब नजर आ रहा है, जिस तरह से शिवसेना नाराज होती नजर आ रही है? प्रकाश सिंह बादल साहब अपनी ख्वाहिश बताने की कोशिश करते हैं, ख्वाहिश आप बता रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की वो अलग चीज है। आपको क्या लग रहा है कि बिखराव पार्टी के हित में होगा? देखिए अक्षय जी, आज राष्ट्र पहले है। हर व्यक्ति को लग रहा है कि जो 10 साल में लूट मची थी जी, 10 साल में जो भ्रष्टाचार रहा, कि लगातार केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़ रहे थे भ्रष्टाचार में, जी। तो हर दल को लगता है कि अब ये राष्ट्र रहना चाहिए। हर दल को लगता है कि जो माता और बहनों को महंगाई के कारण आंसू बह रहे हैं, वो आंसू रुकना चाहिए। हर दल को लगता है कि जो राष्ट्र को चाहते हैं, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए सब चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उस मुहिम में सब लगे हुए। भाई आप साहब, अगर कोई छोटी आपत्ति छोटी नहीं बात है को मोदी ध्यान जी रखिए, प्रधानमंत्री बने, छोटी किसे छोटी आपत्ति है? जो जनता बात जिसका हो जाती सपोर्ट है, करेगी उसको प्रधानमंत्री इतना वो सुन बनेगा। लीजिए। लेकिन वो सवाल इस प्राथमिकता बात को नहीं लेकर है। उठ रहा है ना आज कि ये घर में कि सब कुछ कैसे ठीक नहीं है। कांग्रेस मुक्त देश हो, शर्मा कैसे जी, भारतीय जनता पार्टी, शर्मा जी, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आए, उसमें लगे हुए हैं सब। मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है कि कांग्रेस पार्टी के आलोक जी बहुत देर से लगे हुए थे कि बिहार में क्या कौन सा गठबंधन हुआ, कौन सा नहीं। तो मुझे एक बात बहुत छोटी रखना है वहां पे कि जनता दल यूनाइटेड को के सामने इनने पूरे हथियार डाल दिए थे कांग्रेस ने, उनको बनाने के लिए, उनको पटाने के लिए, उनके तरफ हर तरह के मैसेज भेजे। जब इनको लगा कि जनता दल यूनाइटेड अब हमारे साथ नहीं आ रहा, तो लालू जी की तरफ मुड़े और एलपीजी जो पासवान जी की तरफ इनका ध्यान गया। तो ये तो कांग्रेस की स्थिति यही हो गई। आपने देखा होगा पूरी यूपीए की सरकार सिर्फ सीबीआई के भरोसे चलाते रही है कि कभी मायावती पे सीबीआई का शिकंजा कसा, कभी मुलायम शर्मा जी, कसा। यूपी की चिंता आप मत कीजिए, आप एनडीए की चिंता कीजिए, उनकी जो हालत है उसका निपटारा वो खुद ही करेंगे। जो पार्टी की सोच है, जैसी सोच है, इनके साथ कोई कैसे रहेगा? मुझे ये बताइए, कौन इनके साथ रहना चाहेगा? शर्मा जी, चलिए, आप राकेश अपनी भाई, पार्टी मैं की बात केवल एक कीजिए। सवाल पूछना आलोक जी, चाहता आपके हूं। पास आऊंगा, वक्त की बेहद कमी है। बड़े संक्षेप में राकेश जी से मैं जवाब चाहूंगा। आप दूसरी गठबंधन की बात कर रहे हैं यूपीए की, कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। आप अपनी पार्टी से वास्ता रखिए, अपने गठबंधन से वास्ता रखिए। आपकी पार्टी, आपके गठबंधन के बीच में जो कुछ भी स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो ठीक तो नहीं है। इस बात को कम से कम स्वीकार तो कीजिए। अगर उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, वो विकल्प भी बताइए। देखिए, नहीं, अक्षय जी, अगर कोई गठबंधन का हमारा साथी हमें कोई सुझाव दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता उस पर गंभीरता से विचार करेगा। आज देश चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम उस मुहिम में लगे हैं और पूरी पार्टी उस मुहिम में लगी है। ना हमारे यहाँ कोई बिखराव है, ना हमारे यहाँ कोई टकराव है। सब मिलकर चाहते हैं कि ये देश बचे। जिस तरह से पाकिस्तान के सैनिक आके हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते हैं और यूपीए की गवर्नमेंट देखती रहती है, उससे हमें दुख होता है। और जो राष्ट्र, चलिए, बिल्कुल ठीक बात है राकेश शर्मा जी, ठीक बात है। लेकिन जो आपने बात कही कि अपनी बात रखना अलग चीज है और नाराजगी जाहिर करना अलग चीज है, दोनों में काफी अंतर है। इस बात को भी समझना जरूरी होगा। आलोक शर्मा जी, अब संक्षेप में आपसे भी जवाब जानना चाहूंगा, क्योंकि वक्त अब बेहद कम है। राकेश भाई, मैं आपसे छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा। नहीं, सवाल जवाब का समय खत्म है, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। मेरा फाइनल कमेंट यही है कि भाजपा के अंदर जिस तरह का अंतर्कलह चल रहा है, ये कहीं पर भी दूर दूर तक सत्ता में नहीं आएंगे। आज जिनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री बनाने की बात कर रही है, अमृतसर से 1.25 से 1.5 लाख वोटों से माननीय अरुण जेटली जी हार रहे हैं। भविष्यवाणी, चलिए ठीक बात है। AK वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वाजपेयी जी, मेरा ये मानना है कि देश में जनता ने वोट डालकर ये फैसला देना है कि कौन संसद प्रधानमंत्री में बनेगा और किसकी सरकार आने वाली है। लेकिन मेरी दोनों पार्टियों को ये सलाह है कि गठबंधन की धर्म राजनीति करते हुए निभाते हुए चलना है, जो कि ना यूपीए ने निभाई है। इसलिए उनको कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो दूसरे के घर में जाके हमला करें। ये मेरा मानना है, नंबर 1। और नंबर 2, मेरा ये मानना है कि मोदी जी की हवा जनता के बीच में पूरी तरीके से चल रही है, और उसका कारण मुख्य ये है कि गुजरात का जो विकास मॉडल है उसको पूरे देश में लागू देखना चाहती है यहाँ की जनता। सिर्फ
विश्व में चाइना की डेवलपमेंट है और इंडिया में गुजरात की डेवलपमेंट है, और उसी विकास की वजह से देश की जनता और देश का यूथ और अन्य पार्टियों का आकर्षण जो है वो मोदी जी की तरफ है। राजनीतिक दलों के चलिए, अगर ये विचार जनता है, इतने जनता जल्दी सब जल्दी कुछ जानती है और बदलेंगे, किसे चीन की संसद बढ़ाई तक अगर पहुंचाना है और चीन किसे की देश का बढ़ाई अगर प्रधानमंत्री देश बनाना के है, लोग यहाँ से इस तरह से इस करेंगे, बात को बड़ी भी जनता विडंबना ही तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जो गठबंधन की राजनीति कही जाती है कि गठबंधन यानी कि एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम करना, लेकिन उसी गठबंधन में जब दरार पड़ने लगे तो तमाम सवाल भी उठते हैं। जो सहयोगी संगठन शिवसेना ने जिस तरह से नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की है, जो अपनों के बीच में टकराव की स्थिति एनडीए के भीतर बनती जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। जिया न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।